सत्र में हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रगतिशील मध्य प्रदेश इसके आयोजन में जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया है, प्रगतिशील मध्य प्रदेश को प्रेजेंटेड बाय सरगम बिन शॉर्ट डिटर्जेंट पाउडर, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर, पावर्ड बाय कुणाल कुमार, द लाइफ डिजाइनर फॉर योर लाइफ, को पावर्ड बाय चर्म रोगों पर पड़े भारी, जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जालिम लोशन, स्पेशल पार्टनर है एस्ट्रोलॉजर साहू जी, एजुकेशन पार्टनर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर, जॉइन इंडियाज एलीट यूनिवर्सिटी ब्रिंगिंग ग्लोबल टॉप स्टैंडर्ड, और स्टेट पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। और हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेहनत के साथ साथ वो कौन सी छिपी हुई ऊर्जा है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, जिससे हमारे जीवन में कुछ बड़ा असर हो। हमारे शास्त्रों का विज्ञान कहता है आसमान में बदलते ग्रहों के नक्षत्र और उनकी दिशाएं भी बहुत कुछ कहती हैं, हमारी प्रगति का मार्ग तय करती हैं। और इसी ग्रहों की दिशा और उसके पीछे के अद्भुत विज्ञान को समझने के लिए हमारे बीच देश के दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैं दोनों को बुलाना चाहूंगा, मनोज साहू जी एस्ट्रोलॉजर और आचार्य डिंपल कौर जी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु सलाहकार। बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव को, आप भी मंच पर आए। और ये बेहद दिलचस्प टॉपिक है ग्रहों की दिशा, जिसमें हम इतने आगे हैं हम हिंदुस्तानी कि हमारा जन्म होता है और हमारी कुंडली बना दी जाती है, और उस कुंडली में हमारी पूरी जिंदगी का सार कहीं ना कहीं तभी लिखा होता है जब हम मां की गोद में होते हैं। ओवर टू यू विवेक जी। बहुत धन्यवाद अमृत। अब चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। ये हमारा सत्र काफी यूनिक है। कहा गया है, लिखा गया है कर्मण्येवाधिकारस्य, उसी पर हम चलते हैं। कर्म बहुत जरूरी है, और जो हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं उसमें भी हम कर्मों की चर्चा करते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी से जुड़ी हुई कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो हमारे दो पैनलिस्ट हैं, डिंपल कौर जी हैं, इसके अलावा मनोज साहू जी, जिनके पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कई जो क्लाइंट्स हैं इनके, कई अभिनेता और नेताओं के यहाँ भी जाते रहते हैं, और इवन ये कर्म पर बहुत अच्छी बातें करते हैं और बड़ी बातें करते हैं। जेल में जो अपराधी होते हैं उनको भी जाकर ये कर्मों की बात बताते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्म का कितना महत्व है? धन्यवाद सबसे पहले विवेक जी आपको, और जो जनता है सभी को धन्यवाद। देखिए, प्रश्न आपका बहुत खूबसूरत। कर्म सर्वोपरि है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। कर्म से ही हमारा फ्यूचर निर्माण होता है, हमारी जो पीढ़ी है उनका निर्माण होता है, हमारा देश का, राष्ट्र का निर्माण होता है। कर्म जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी नीति होगी, जितना अच्छा नियत होगा, उतना ही हम तरक्की करेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, यही मैं आप लोगों को बताने के लिए आज इस मंच में आया हूँ। तो कर्म इतना जरूरी है वो तो हम कहते हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार हम कई बार कहते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं, जैसे कि हम अपना कर्म करके घर बनवा रहे हैं और उसमें फिर से हम वास्तु की बात करने लगते हैं कि कर्म तो हमने अपना कर लिया, घर हमने अपना बनवा लिया, लेकिन सही दिशा अगर नहीं चुनी तो कहते हैं कि फिर उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो कौन सी दिशा में घर में क्या होना चाहिए वास्तु के अनुसार, आप बताइए। जो मेन प्रॉब्लम देता है वास्तु में वो हमारा घर का टॉयलेट और किचन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु में। जो किचन होती है वो हमारी साउथ ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर वास्तु, और जो टॉयलेट होता है जो मेन होता है, क्योंकि आज घर बड़े बड़े बनते जा रहे हैं और टॉयलेट भी जो पहले घर से बाहर होते थे अब वो घर में ही आ रहे हैं। हर बेडरूम के साथ आप देखेंगे कंबाइन हमारे टॉयलेट होते हैं, जितने बेडरूम होते हैं उतने ही टॉयलेट होते हैं। और टॉयलेट मीन्स राहु, तो जितना हम राहु को अपनी लाइफ में नेगेटिवली इन्वॉल्व करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मिलते ही मिलते हैं। तो जो टॉयलेट की जो मेन डायरेक्शन है वो आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बना सकते हैं उसको। SSW बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए, और WNW में भी हम कहते हैं कि आप बना सकते हैं। WNW का मतलब है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अच्छा।
तो ये 3 डायरेक्शंस है जो हम कहते हैं कि आप बनाओ, और नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए टॉयलेट के लिए। इन केस अगर फिर भी कहीं जैसे नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है तो हम उनको रेमेडीज़ के थ्रू काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। ट्रीटेबल है, मतलब उनका ट्रीटमेंट है वास्तु में। किस तरह की रेमेडीज? मैंने तो सुना है कि कई बार ये कहा जाता है कि आप अपनी वो दीवार बदल दीजिए, दीवारों का रंग बदल दीजिए, तो क्या ये काम करता है क्या? कुछ मैंने एस्ट्रोलॉजर को कहते सुना था कि वो टेप लगा दीजिए वहां पर तो ठीक हो जाएगा। वास्तु एक्चुअली 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही काम करता है। जैसे ही हम घर बनाते हैं, 4 दीवारी खड़ी करते हैं, वास्तु पुरुष वहां आके अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं। वास्तु मतलब जहां आप वास करते हो, वास्तु। तो अलग अलग दीवारों पर अगर हम अलग अलग कलर करेंगे तो मतलब हमारा घर वो घर नहीं लगेगा, कुछ और ही लगेगा। तो जो वास्तु है वो मेन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमें लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए ताकि जब आप घर में जाएं तो आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, आप थके हुए जाएं तो आप आराम कर सके। गहरे डार्क कलर से हमें हमेशा बचना चाहिए, तो हमें लाइट कलर्स को चूज़ करना चाहिए। और हमें उस किसका अगर कहीं पे एलिमेंट डिसबैलेंस है तो वहाँ पे कलर्स के थ्रू उसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्योंकि ये जो हमारा सत्र है वो ज्योतिष और वास्तु दोनों से संबंधित है, तो वास्तु को तो हमने जान लिया। अब हम थोड़ा ज्योतिष को अलग तरीके से जानते हैं, कर्मों की दृष्टि से जानते हैं, क्योंकि कर्म पर बहुत फोकस रहता है। कहते हैं कि अपना कर्म करो सब ठीक हो जाएगा, और आप तो ऐसे कर्म कर रहे हैं कि आप जेल में जाकर अपराधियों को बता रहे हैं कि भाई आप अपने वो कर्म अच्छे रखिए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो वो अपराध करके और खुला घूम रहे हैं। कई नेता हैं जिनके ऊपर 50 FIR हैं, और वो भी ऐसे ही कहते हैं कि कर्म अच्छे करो। तो इसको आप कैसे ज्योतिष में डिफाइन करते हैं? बिल्कुल विवेक जी, देखिए आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दूंगा। जैसे एक मूवमेंट चलता है, आज यदि पंखा चल रहा है और पंखे की यदि मैं स्विच ऑफ कर दूं तो वो थोड़ा मूवमेंट के बाद रुकेगा। इसी प्रकार ये जो अपराधी, जो लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं देश के साथ, प्रकृति के साथ, ये लोगों का जो एक मूवमेंट है वो चल रहा है। लेकिन जिस दिन वो मूवमेंट रुकेगा उस दिन उनको उसके अपराधों की सज़ा मिलना चालू हो जाएगी। पहले के समय में आपने देखा होगा कई सारे जो किला है आज उसमें चमगादड़ नाच रही है। पहले वहाँ पे न्याय हुआ करता था, अपराध हुआ करते थे, अन्याय हुआ करता था। न्याय की एक छवि रख के उनके साथ अन्याय किया जाता था। आज वहाँ चमगादड़ उल्टी लटक रही है और वीराना पड़ा हुआ। कई सारे किले हमने देखे जिनके राजा महाराजों के पूरे किले ध्वस्त हो गए। तो आज नहीं, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय उस समय को देखता है, समझता है। और इसी प्रकार कर्मा भी है, आज जो हम बोएंगे वो आपको 100 गुना मिलेगा और 100 गुना आपको काटना पड़ेगा। चाहे वो जीव जंतु के लिए, अपनों के लिए, देश के लिए, किसी के लिए भी आप जो कर रहे हो। आज यदि हम कर रहे हैं, कर्मा की बात करें तो हम सभी जानते हैं प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, क्रियान्वान। आज जो चल रहा है वो क्रियान्वान है। आपने कहा कि मैं जेलों पे जाके करता हूँ, मैं ब्लाइंड स्कूलों में कर्मा अलाइनमेंट की वर्कशॉप करता हूँ। ये मेरा धर्म है। एक ज्योतिष शास्त्री होने के नाते मुझे कैसे ज्ञान को बढ़ाना है, कैसे अपने मानव जीवन को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, ये मैं करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। यही एक ज्योतिष का धर्म होना चाहिए। धर्म की बात करें तो धर्म सभी के अलग अलग है। एक नेता अभिनेता के धर्म अलग है, उनको न्याय करना चाहिए। न्यायपालिका के लिए अच्छे डिसीजन, अच्छी एक विधि और नीति बनाना चाहिए। उसी प्रकार एक व्यापारी के लिए उसका धर्म अलग है, उसको अपना व्यापार सही चलाना चाहिए। टैक्स जो समय पे भरना है वो भरना चाहिए। एक नागरिक के लिए धर्म उसका अलग है। नागरिक को न्याय और जो कानून है उसका पालन प्रॉपर करना चाहिए। यही नियम है, यही धर्म है और यही जो कर्मा अलाइनमेंट है इसी प्रकार कार्य करता है। अभी आप जो कर्म हमें सिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं, मेरी जिज्ञासा इस बात को भी जानने में है कि फिर ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, नेता लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कई नेताओं के नाम होते हैं जो शासन में हो या विपक्ष में रहे हों, कि जिनकी सरकार हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी वो हम पे राज कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार और आंतरिक सुरक्षा, इस पर आप क्या कहेंगे इन कर्म और ज्योतिषीय गणना के अनुसार या इसके लिहाज से? बिल्कुल सही विवेक जी, लेकिन ये भी सच्चाई है। बड़े बड़े नेता अभिनेता जिनका पास्ट जो बीत चुका है, जिन लोगों की आज डेजिग्नेशन जा चुकी है, वो अब नेता नहीं रहे। मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है इस एज में कि किडनी डायलिसिस कराने के लिए वो मुंबई जा रहे हैं महीने में 3 बार 4 बार। ये उनके कर्म नहीं तो क्या है? ऐसे कई लोगों की पीढ़ियां मैंने बर्बाद होते देखी है। ये कर्म का ही रिजल्ट है। आज यदि आप भोग रहे हो किसी के साथ अन्याय करके, भ्रष्टाचार करके या किसी की ज़मीन हड़प कर, तो किसके लिए आप जमा कर रहे हो? आपकी पीढ़ी के लिए या आपके फ्यूचर के लिए आप जमा कर रहे हो? यदि वो फ्यूचर
में आपका धन जो जमा हुआ यदि वही साथ ना दे, ये आपको नहीं पता। ये कर्मा की गाथा है, कर्मा की गाड़ी है जो चलती है, आज नहीं कल आपको भोगना पड़ेगा। एक और सवाल मेरा इसी से है कि फिर ज्योतिष का इस्तेमाल करके हम कैसे राष्ट्र या देश को, जैसे हमारा एक राज्य है, क्या इसकी कोई ज्योतिषीय गणना है या उसका कोई वैज्ञानिक इस्तेमाल है कि उसके प्रगति में हम योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष वेद यही कहता है। आज की पीढ़ी मतलब आज जो ज्योतिषी लोग हैं, आपने पहले के समय में सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट के घर पे राज ज्योतिषी हुआ करते थे, जो बताते थे किस समय में युद्ध करना है, किस समय में हमारे ऐसे समय की गणना करते हुए ज्योतिषी उनको सलाह देता था, आने वाले समय में हमारे नगर में कोई रोग व्याधि आने वाली है तो उससे कैसे बचा जाए, किस समय पे नीति बनाया जाए कि हम देश की लड़ाई को जीत सकते हैं। वही यदि ज्योतिष शास्त्र यदि हमारे नेता अभिनेता या राष्ट्र के लिए यदि कर्म करें तो बिल्कुल देश के लिए ये फलदायी होगा, लाभदायी होगा और देश उन्नति करेगा। वहीं यदि हम बात करें ज्योतिष का एक धर्म जो होता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ज्योतिष सिर्फ नेताओं को नग नगीने बताने के लिए बना हुआ है या ढैया साढ़े साथी या राहु की दशा चल रही है ये बताने के लिए नहीं बना हुआ है। देश के लिए बना हुआ है, राष्ट्र को कितना बेहतर बना सके, मानव जीवन को कितना बेहतर बना सके, इसके लिए ज्योतिष जो वेद है वो बना हुआ है। चलिए, जो हमारा देश है, उसके बाद जो हमारा राज्य है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है, यानी घर। तो थोड़ा वास्तु भी समझ लेते हैं घर का। घर का वास्तु, जो घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो करियर बनाना चाहते हैं, करियर के लिहाज से वास्तु का क्या महत्व है और क्या पढ़ने लिखने वाले बच्चों का कमरा किसी खास डायरेक्शन में होना चाहिए? वास्तु के हिसाब से हम कमरा चूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को हम प्रेफर करते हैं कि अगर वो 12 साल से छोटे हैं तो उनको अगर नॉर्थ ईस्ट का कमरा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की जो जोन होती है वो माइंड ऑफ क्लैरिटी होती है और वहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है। तो अगर बच्चा वहाँ बैठकर पढ़ाई करता है तो उसका जो लर्निंग पावर होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और बाकी डायरेक्शंस भी होती है। अगर मान लो कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो वो NNE में भी बैठकर पढ़ सकता है। तो NNE जो होता है वो डॉक्टर की पढ़ाई, डॉक्टर PhD जैसे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है NNE डायरेक्शन में बैठकर पढ़ने से। तो मान लीजिए कि एक ही घर में 2 बच्चे पढ़ते हैं। ये अब सवाल मेरा कर्म से संबंधित है, मैं उन्हीं के जवाब से जोड़ रहा हूँ। एक ही घर में 2 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ जो 2-4 लोग बैठे हैं उनके जो परिवार वाले लोग हैं या फिर जो लोग बैठे हैं उनके दफ्तर में 2 लोग पढ़ते हैं। एक ही दफ्तर में जाते हैं, अगल बगल वाली कुर्सी पर बैठते हैं, दोनों जाकर टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं। एक को उसमें से प्रमोशन मिल जाता है, दूसरा कहता है यार बॉस ने ये ठीक नहीं किया, मुझे भी मिलना चाहिए था। ये कहाँ के कर्म है, कहाँ फंस गए? दोनों तो एक साथ जाकर ठीक ही कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए बहुत अच्छा सा आंसर है। एक व्यक्ति जिसने डिटेक्टिव जैसे AI से कोई या डेटा साइंस से कोई भी इंजीनियरिंग किया है ना, उसके पास एक फ्री विल होता है। फ्री विल का मतलब वो चोर भी बन सकता है और वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से न्यायप्रिय जीवन जी सकता है। जिसके पास फ्री विल है ना, फ्री विल यदि जिसकी नीयत साफ होगी, वो देखना उसके साथ कुदरत भी साथ होगी, उसको समय समय पर तरक्की, प्रमोशन और उसके जो लाइफ के जो गोल हैं उसको प्रकृति देगी आगे होके। कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक चैनल पे काम कर रहे हो, अचानक आपके नीचे वाला प्रमोशन पा लेता है। कई बार नहीं, अक्सर होता है। तो उसका कारण यह है क्योंकि उसका इंटेंशन प्योर है, उसका साफ प्योर इंटेंशन होता है, इसलिए उसको प्रकृति उसके बॉस को या उसके कर्म के द्वारा मतलब उसको सराहती है। यदि आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो आपको प्रकृति हमेशा। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वो प्रमोशन या उन्नति गलत तरीके से दी गई हो तो फिर उसका कर्म बाद में चुकाना पड़े? बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म गोल जो लोग भी यदि अपने लिए शॉर्ट टर्म अपनाते हैं या शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं वो गलत है। कहने का तात्पर्य है समय का जिसने सदुपयोग किया वो विनर है। एस्ट्रोलॉजी में राइट टाइम पर राइट एक्शन बहुत मैटर करता है, दशा के अकॉर्डिंगली, ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली। तो जिसने अगर सही समय में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हेल्प लेकर सही डायरेक्शन में अपने आप को आगे कर दिया खुद को, तो उसको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी बेटर हो जाते हैं। सर, आप समाज सेवा भी करते हैं? हाँ जी। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही राइमिंग चलती रहती है
टीवी वाले लोग हैं तो ऊपर टॉप बैंड राइमिंग चलती है, यहाँ भी ऊपर टॉप बैंड में राइमिंग चलती है। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि आप लोगों को ज्योतिष सिखाते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं। मुझे ये बताइए कि आप जेल में जाके अपराधियों को क्या क्या सिखाते हैं? सर सीधी सी बात है, कई मैं जब जेल पे जाकर देखता हूँ, उन लोग से बातचीत करता हूँ, उन लोग में देखा है 90% 80 to 90% कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो नहीं करना चाह रहे हैं ऐसे कुकर्म या ऐसी अवस्था में फंस चुके होते हैं कि जहाँ उनसे कुदरत करवा चुकी होती है जुर्म। और 10% कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नोइंगली ऐसा कर्म किया है। कुदरत क्यों करवाएगी? कुदरत तो प्रकृति है, मैं फिर माँ से है। बोल रहा हूँ, फ्री विल बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसको समझना पड़ेगा। फ्री विल का मतलब यदि आज मैं यहाँ हूँ, इस मंच का मैं सम्मान करता हूँ, इस मंच में मैं अपना प्रमोशन भी कर सकता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं इतना अच्छा ज्योतिषी हूँ, मैं किसी की भी लाइफ करोड़ों वो रुपए तो मैं में कर बदल रहा हूँ ना। सकता हूँ। कहने का तात्पर्य है, मेरे को समाज जो मेरा दायित्व है, ज्योतिष को कितनी अच्छी पहचान देनी है, ज्योतिष ने मुझे इतनी अच्छी पहचान दी है, मेरा कर्तव्य है ज्योतिष को सर्वोपरि रखना और अपने सिर के ऊपर रखना, ये मेरा कर्तव्य है। और यही मेरा फ्री विल है। फ्री विल का मतलब ये है आप कितने अच्छे जीवन को, अपने धर्म को और अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हो, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। यदि आपका विचार गलत होगा, आपको ना ऐसा मंच मिलेगा, ना आपको तरक्की मिलेगी। हो सकता है आप शॉर्टकट से किसी प्रकार से 1 या 2 मिनट के लिए मिल जाए, लॉन्ग टर्म आप प्लेयर नहीं बन सकते, ऐसा मेरा मानना है। अब प्रकृति क्या भेदभाव करती है? आपसे इससे जुड़ा ये सवाल है, प्रकृति क्या भेदभाव करती है? जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो रही है। हाँ जी। अब हम जो हैं, हम ऐसा कर्म करते हैं कि पेड़ काट रहे हैं। मैं यहाँ आया, 26 डिग्री टेम्परेचर है, दिल्ली में हम 40 डिग्री में मर रहे हैं लिटरली। लोग ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, एसी में रह रहे हैं। उनको नहीं पता कि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां होंगी, जो बच्चे बच्चियां होंगे, जो जब हम बनेंगे दादा पर दादा, हाँ जी। तो उनका जीवन तो वो झुलस के मर जाएंगे। वो बाहर इन शहरों में शायद छोटे बच भी जाएं, लेकिन अगर दिल्ली में रहेंगे वो, तो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, झुलस के मर जाएंगे। तो पेड़ हम काट रहे हैं और सजा उनको मिलेगी। तो ये मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, पंच तत्व से जीवन बना है। पंच तत्व जहाँ मौजूद है वहाँ जीवन सर्वमान्य है, वहाँ जीवन चलता है। जिस भी व्यक्ति ने प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ किया है तो बिल्कुल है उसकी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। कई बार आपने सुना होगा 10 साल, 15 साल, 18 साल या एजुकेशन के बाद उसका सिलेक्शन विदेश में हो जाता है, आपकी औलादों का या हमारा सिलेक्शन कहीं बाहर हो जाता है और हम वहाँ पूरा जीवन वहाँ बिता देते हैं। प्रकृति, आप सोच रहे हो आपने तय किया है यहाँ पे पैदा होना, प्रकृति तय करती है आपके कर्मों के अनुसार। जन्म कुंडली का मैं विख्याता हूँ, ज्ञाता हूँ, जीवन पढ़ता हूँ। जन्म कुंडली देखकर मैं लोगों को यही बताता हूँ कि जन्म कुंडली आपके कर्मों का हिसाब किताब है। जो प्रारब्ध में किया था पिछले जन्म के अनुसार इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। आपका घर कहाँ होगा, कुटुंब कहाँ होगा, आपका देश कैसा होगा, ये सारे आपके कर्मों का खेल है। आपने कहा कि यदि मैं प्रकृति को डिस्ट्रॉय करता हूँ तो जाहिर सी बात है आने वाली पीढ़ी भी आपको भोगना पड़ेंगे आपके कर्मों को। यदि आप प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करोगे तो शायद आपकी औलादें यहाँ पैदा तो हो लेकिन पलेगी बढ़ेगी यूएस में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, जहाँ प्रकृति बिल्कुल गोद की तरह, एक बच्चे की तरह पालती है, गोद में पालती है। तो आज भी ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छे से मनुष्य जीवन को पालती है और चलाती है। तो एक और आप कहते हैं, एक और ज्योतिष कहता है, एक और आप कहते हैं कि चलो आपके कर्म खराब हैं तो आप यहाँ जन्मे, आप ऐसे काम करेंगे। उसी में वास्तु के टोटके कहते हैं कि अपना दीवार लाल कर दो फिर सब सही हो जाएगा। तो जो ये रंगों का है मिथ, या फिर जो टोटके बताए जाते हैं कि सफ़ेद दीवार को काला कर दो, या फिर कहते हैं कि कहीं तस्वीर लगाओ कहीं ना लगाओ, इस डायरेक्शन में आप हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए, गाय की तस्वीर लगा दीजिए, अंगद की तस्वीर लगा दीजिए, तो ऐसे तस्वीरों की क्या सच्चाई है और कितना महत्व है? ये सब जो आप बात कर रहे हैं, पेंटिंग्स और कलर्स की बात कर रहे हैं, ये एक टूल है रेमेडीज़ का जो हम वास्तु में यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमें बिल्कुल भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है किसी घर की, खर्चा नहीं करना है, मतलब जो घर है उनका खर्चा नहीं करना, बिना तोड़ फोड़ के जब हमें रेमेडी करनी होती है तो हम उस जो एलिमेंट हमारा डिसबैलेंस होता है हम उस एलिमेंट के कलर को वहाँ पे यूज़ करते हैं, या उस एलिमेंट से रिलेटेड पेंटिंग को हम बोलते हैं कि आप वहाँ लगाओ, और उस एलिमेंट से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें पहले नहीं मिल रही होती, जो कि पहले नेगेटिव था, तो वो पेंटिंग लगाने से और कलर यूज़ करने से वो एलिमेंट जैसे ही बैलेंस होता है तो हमें वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। वास्तु जो जितना काम करता है उससे संबंधित मेरा एक और सवाल था। लोग कह रहे थे और मेरे जिज्ञासा में भी था,
कई बार ये कहते हैं कि अपने बेडरूम में आप, कुछ लोग का के ये मत है कि राधा कृष्ण की फोटो लगाइए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वहां मत लगाइए, तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? राधा कृष्ण की फोटो बेडरूम में हम लोग कई बार रिकमेंड कर देते हैं, स्पेशली तब जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे ना चल रहे हो, क्योंकि राधा और कृष्ण जी का जो प्यार था वो बड़ा मतलब प्योर था, उसमें कोई सेल्फिश वाली चीज़ नहीं थी। तो हम बोल देते हैं कि आप बेडरूम में इस चीज़ को राधा कृष्ण की तस्वीर को लगा लीजिए, ताकि जो उनका जो बॉन्ड है वो अच्छा हो जाए कपल के बीच में, और इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हो जाए और प्यार डेवलप हो जाए दोनों के बीच में। तो एज ए रेमेडी हम बोलते हैं कि राधा कृष्ण की फ़ोटो आप बेडरूम में लगा सकते हैं। कितनी फोटोज लगा सकते हैं एक घर में या एक रूम में? बेडरूम में तो राधा कृष्ण की फ़ोटो, और हमें जितनी जिसमें हिंसा वाली जो पिक्चर्स होती हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा देखते हैं हमारे मन में वैसे ही भाव आते हैं और हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो हमें कभी भी पिक्चर्स या फोटो का जो भी चयन करना चाहिए वो बहुत सूझबूझ के से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी कुछ भी देखा और घर पे आके लगा लिया। हमें हमेशा ऐसी पिक्चर्स को चूज़ करना चाहिए जो देखकर मन में खुशी हो, शांति मिले, अच्छा लगे आंखों को, मन को देखकर जिसको प्रसन्नता मिले, हमें ऐसी पिक्चर्स को चूज़ करना चाहिए। जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं, जो युवा हैं, वो किस तरह की फोटोज या चीजें लगाएं? करियर ओरिएंटेड लोग अगर उनमें आलस है, वो सोचते तो बहुत है बट एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उनको हम साउथ में कई बार बोलते हैं कि आप रेड हॉर्सेस की पिक्चर्स लगा लो, ताकि वो उनके अंदर, क्योंकि जो साउथ डायरेक्शन है वो मंगल की है, तो वहाँ से मंगल जो है वो करेज देता है, एक्शन टेकर प्लैनेट है वो हमारा। तो जैसी वो रेड हॉर्सेस की पिक्चर हम वहाँ लगाते हैं, तो जो साउथ में जो जिसका बेडरूम होता है वो सो रहा होता है, तो उसमें एक एक्शन लेने की भावना उत्पन्न होती है और वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है मैम। सर आपसे मेरा ये सवाल था कि जब हम ऐसे कर्मों की बात करते हैं, फोटोज लगाने की बात करते हैं, हाँ जी, कई बार हमने देखा है, क्योंकि आपने बहुत व्यापारियों की भी कुंडली देखी है, व्यापारियों के कंसल्टेशन भी आप करते हैं, हाँ जी, व्यापारी अच्छे मतलब क्लाइंट होते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यापारी हो जिसके घर में मतलब कारोबार क्षेत्र में, मतलब कार्य क्षेत्र में घुसते या घर में घुसते गणेश जी की मूर्ति लगी हो, वास्तु के अनुसार वो आए एकदम प्रणाम करे एकदम, लेकिन वो अपने कर्म से भ्रष्ट हो, तो इसको कैसे रोकेंगे या उसका फल कैसा होगा? उसको सही सलाहकार मिलेगा ही नहीं विवेक जी, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ। यदि आपके कर्म गंदे हो ना, तो बोलते हैं ना नीच को नीच ही मिलता है, पापी को पापी मिलता है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो सलाहकार आपको अच्छा मिलेगा, वो आपका इष्ट तय करता है कि आपका सलाहकार कौन होगा। मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ भी देखा, जिनके नाम चलते थे, उनको भी सलाहकार बहुत अच्छे मिले। आप भी कई लोगों के सलाहकार हैं, नेता अभिनेता। कहने का तात्पर्य है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुंडली जो है वो एक मैप है, मैप जिस प्रकार से डायरेक्शन देता है, यदि उस मैप के अनुसार यदि आप चल रहे हो, यदि आपके सलाहकार ने आपको बताया कि इस कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में चोर बनने का योग है, तो चोर थोड़ी बन जाएंगे। वो सलाहकार भी आपको ये बताएगा कि आप डिटेक्टिव एजेंट बन जाओ, क्योंकि चोर को पकड़ने की ताकत डिटेक्टिव एजेंट, जो एजेंट होता है ना डिटेक्टिव, उसके पास वो चोर करने की भी ताकत होती है, चोरी करने की भी ताकत होती है और चोर को पकड़ने की भी ताकत होती है। यदि आपकी कुंडली पर लिखा है मर्डर, या आप मर्डरर हो, मर्डर किसी आपके हाथों से मर्डर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे झगड़े जैसे होंगे, तो वो आपको बताएगा ज्योतिषी कि आप आर्मी में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, या ऐसे ऐसे कुछ कर्म करो जिसमें आपको एप्रिसिएशन मिले। तो यही चीज़ है एक ज्योतिषी होने का जो कर्तव्य है। सही ज्योतिषी उसी को मिलेगा जिसका कर्म अच्छा है। सही ज्योतिषी बुरे प्लैनेट से भी अच्छा काम करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है। कैसे? जैसे इन्होंने अभी बोला कि मान लो किसी की कुंडली में मर्डर के योग हैं, तो हम वही उनको अगर आर्मी में या नेवी आर्मी में भेज दें या पुलिस में भेज दें, तो वो कहीं ना कहीं समाज की सेवा भी करेंगे और जो उनकी कुंडली में योग बना है वो भी फलित होगा, बट इन द राइट मैनर। चलिए अब हम अपने सत्र के आखिरी दौर की ओर बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप बड़े लोगों के कंसल्टेशन करते हैं, तब से सुन रहा हूँ, मान लीजिए पीएम या सीएम का कंसल्टेशन करने को मिल गया तो क्या करेंगे आप? देखिए विवेक जी, सबसे पहले जो आज देश की जो गति है, जो बिगड़ रही है या कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है, उसका मेन रीज़न है भ्रष्टाचार। सबसे पहले भ्रष्टाचार को रोकने का जो दायित्व है वो एक नेता के अंतर्गत आता है। नेता को भ्रष्टाचार रोकना चाहिए और जो न्याय की जो गति है, न्यायपालिका को सुधारना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। अन्यथा ये जो देश है, जिस प्रकार से हमारा टॉपिक है प्रगतिशील भारत, प्रगतिशील मध्य प्रदेश,
ये सस्टेन तभी करेगा जब इसमें संशोधन हो। तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और किस प्रकार से खत्म होगा? यदि हमारे विचारधारा सही हो और हमारे नीति सही हो, नियत सही हो, हर नेता की नीति नियत सही हो, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म करने की ताकत इनके पास है। ये सच्चाई है। मैम, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि इस बदलते दौर में ज्योतिषियों को क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कम कर देगा? क्योंकि हर जगह उनसे खतरा मंडरा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग हर विभाग में खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि एआई से हम एस्ट्रोलॉजर्स को या किसी भी फील्ड में किसी को भी खतरा है किसी प्रकार का, बल्कि एआई एक एज ए टूल अगर हम यूज़ करें तो हम अपनी हर चीज़ को और बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। एआई से हमें कोई खतरा नहीं है, और जो हम खुद करते हैं वो एआई नहीं कर सकता। एआई को भी हमने ही बनाया है, तो एआई एज अ टूल हम यूज़ करें। देखिए, एआई आपको गाइड तो कर सकता है अच्छा और बुरा, लेकिन जो ओरा रीडिंग करने की जो ताकत होती है ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर के अंतर्गत होती है कि आपका इंटेंशन क्या है। ओरा रीडिंग एआई नहीं कर पाएगा। एआई बता देगा 2 और 2 4 होते हैं, दैट्स इट, वो रूल लगाता है। लेकिन जो ओरा इंटेंशन जिसको बोलते हैं ना, पढ़ने की ताकत होती है, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास होती है। मान लीजिए मेरा इंटेंशन क्या है? come into the queue. Whenever you will get consulting, definitely I will suggest you. तब आप बताएंगे भाई, अभी नहीं बता पाएंगे? अभी नहीं बता पाऊंगा सर। मैं समझ रहा हूँ ये सार्वजनिक मंच है, और इससे मैं चाहूंगा भी नहीं कि मेरी प्राइवेसी रिवील हो। क्या पता आप मेरे बारे में कुछ और ही सोच रहे हो। चलिए, इस सत्र का समापन करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सहयोगी दोनों ही मेहमानों को सम्मानित करें। सम्मान आप सभी वक्ताओं, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा योगदान हमारे स्पॉन्सर्स का है। रिपब्लिक भारत, प्रगतिशील मध्य प्रदेश, नए भारत का मजबूत मध्य प्रदेश, को प्रेजेंटेड बाय सरगम बिग शॉट डिटर्जेंट पाउडर, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर, पावर्ड बाय कुणाल कुमार। The life designer of your lives, को powered by चर्म रोगों पर पड़े भारी जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन स्पेशल पार्टनर एस्ट्रोलॉजर साहू जी, एजुकेशन पार्टनर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर, ज्वाइन इंडियाज एलीट यूनिवर्सिटी ब्रिंगिंग ग्लोबल टॉप स्टैंडर्ड, एंड स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, अब हम इस सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो विचारों के इस महाकुंभ में हम इस कार्यक्रम के समाप्ति की औपचारिक घोषणा करते हैं। आज इस मंच से हमने समझा कि जब नीति को बल मिलता है तभी विकास सफल होता है। इस आयोजन के सफल बनाने में हम सभी वक्ताओं का, अतिथियों का और आप सभी दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगतिशील मध्य प्रदेश, नए भारत का मजबूत मध्य प्रदेश, को प्रेजेंटेड बाय सरगम बिन शॉट डिटर्जेंट पाउडर, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर, पावर्ड बाय कुणाल कुमार, द लाइफ डिजाइनर फॉर योर लाइफ्स, को पावर्ड बाय चर्म रोगों पर पड़े भारी जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन स्पेशल पार्टनर है एस्ट्रोलॉजर साहू जी, एजुकेशन पार्टनर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर, ज्वाइन इंडियाज एलीट यूनिवर्सिटी ब्रिंगिंग ग्लोबल टॉप स्टैंडर्ड, स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।